नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्याय 13 के भाग 10 को आज देखने वाले हैं। इससे पहले भाग 9 में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, किसके बारे में? तो पहलवों के बारे में। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स एक बात और, कि हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं और मौर्योत्तर काल में हम लोग मुख्य रूप से मध्य एशिया से जो भारत का संपर्क होता है उसी के बारे में जान रहे हैं। तो यह चौथा वीडियो है। मध्य एशिया से भारत के संपर्क में सबसे पहला वीडियो जो हम लोग देखे थे फ्रेंड्स, वह हिंद यूनानियों के बारे में देखे थे। उसके बाद हिंद यवन के बाद शक आते हैं। उसके बाद पहलव या पार्थियाई, जिनको पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुषाण राजवंश, जिसका एक प्रमुख शासक कनिष्क हुए हैं। इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, इस नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, तो इस डिटेल पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, मैं मना कर रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो आप लोग कॉल करने से परहेज कीजिएगा। आइए बात करते हैं एक एक चीज़ों पर। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट होगा, आप लोग ध्यान से उसको क्लिक कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल शुरू से प्राचीन इतिहास को पाइएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और शुरू से बिल्कुल इतिहास आप लोग देखते आइए, आपको समझ में आएगा। छीटपुट देखिएगा बीच का वीडियो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक मतलब सीरीज वाइज आप लोग क्रमिक रूप से शुरू से आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, यह है तक्षशिला, देख लीजिए, पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं पे इसके नीचे पेशावर पड़ता है। और पेशावर और मथुरा दो राजधानी थी। पेशावर ध्यान रखिएगा, जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। पेशावर को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुषपुर। तो ध्यान में रखिएगा, कनिष्क जो शासक था फ्रेंड्स, काफ़ी प्रतापी शासक हुआ कुषाण वंश का। उसी की राजधानी थी पेशावर और मथुरा, दो राजधानियाँ थी, पेशावर और मथुरा। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से जाना था, ये ध्यान रखिएगा। ये तो तक्षशिला भी है लेकिन राजधानी नहीं है, उन्हीं के शासनकाल में यह क्षेत्र आता था। आइए अब देखते हैं यह मानचित्र कब का है फ्रेंड्स। यह है 150 ईस्वी के आसपास का यह मानचित्र है। यह कुषाण साम्राज्य है, जो यह कलर में दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह कलर कौन सा कलर है? तो आसमानी कलर है, हल्का आसमानी। उसके नीचे आइएगा तो गुलाबी कलर है। गुलाबी कलर में फ्रेंड्स पश्चिमी क्षत्रप यानी शकों का शासन चलता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उज्जैनी है, यानी उज्जैन है। और नीचे है सातवाहनों का साम्राज्य, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही है, आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैप में कोई ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं। आइए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। कुषाणों का निवास स्थान सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। कुषाण जो थे फ्रेंड्स, वो अमू दरिया नदी के उत्तर पूर्वी इलाके का यूची नामक कबीले के 5 कुलों में से एक थी। फ्रेंड्स, पहले कबीला हुआ करता था, कबीले का सरदार हुआ करते थे, वही राजा की तरह काम करते थे। बाद में वही बड़े बड़े राजा यानी सम्राट के रूप धारण करने लगे। जब ज़्यादा इलाकों पर जो उन लोगों का कब्जा होने लगा तो वही लोग राजा बनने लगे। छोटे छोटे कबीला हुआ करते थे, जिसमें कुछ लोग अपने सरदार को चुना करते थे। तो यह देख लीजिए अमू दरिया कहाँ है फ्रेंड्स, यह है अरल सागर। आप लोग मैप में जरूर देखिएगा। और मैंने जब पढ़ा रहा था शकों के बारे में फ्रेंड्स, तो उस समय एक और नदी का नाम लिखा था। ये अमू दरिया वो सिर दरिया था, इस तरीके से उसका नाम था, सिर दरिया। मैंने वहाँ पर बताया भी था फ्रेंड्स सिर दरिया नदी के बारे में अच्छे तरीके से। तो ये जो यूची या तोखारी कबीला था फ्रेंड्स, ये चीनी कबीला था। और यही चीनी कबीला जो था फ्रेंड्स, यही बाद में इसी की एक 5 कुलों में जो यह बटी थी, इसी की एक कुल जो धीरे धीरे भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में आकर बसी, वही कुषाण कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुषाण यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, यहाँ पर कुषाण, यह कुषाण है। कुषाण जो थे अमू दरिया नदी के पार। अमू दरिया जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है नदी फ्रेंड्स। और जो अरल सागर से जो यह सिर दरिया नदी था, वो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से होकर बहती थी। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान मैप में आप लोग जरूर देखिएगा। मैप नहीं देखिएगा तो आप लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसमें कुछ और चीज़ें समझने वाली नहीं है। अब आइए बात करते हैं प्रमुख कुषाण शासकों के बारे में। कौन कौन से प्रमुख कुषाण शासक रहे हैं? 3 शासक जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस और कनिष्क। और अंतिम शासक जो है कुषाण वंश का, उसका नाम है वासुदेव, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कुजुल कटफिसेस जो था फ्रेंड्स, कुषाण वंश का संस्थापक था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कुजुल कटफिसेस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था और इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे और यह महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किए हुआ था।
एक तरीके से बोला जाए फ्रेंड्स कि तांबे के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए थे वो इन्हीं को माना जाता है, कुषाण शासकों को ही, कि तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। और सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, मतलब सबसे ज़्यादा। और तांबे के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने। तो कुजुल कड़फिसेस के बारे में जान गए होंगे। अब आइए बीम कड़फिसेस, या इसी को कहीं कहीं पर आपको कुजुल कड़फिसेस 2 यानी द्वितीय देखने को भी मिलता है। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के व तांबे के सिक्के जारी किए थे। ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण सिक्कों की शुद्धता गुप्तकालीन सिक्कों से उत्कृष्ट थी। कहने का मतलब यह है कि बीम कड़फिसेस जो था फ्रेंड्स, जो सोने के सिक्के जारी किया था, इसके जो सोने के सिक्के की यानी सोने की जो शुद्धता थी, वह जो गुप्त काल के जो सोने के लोग सिक्के जारी करते हैं, गुप्त काल के जो शासक सोने के सिक्के जारी करते हैं, उनकी शुद्धता से कहीं ज़्यादा थी इसकी सोने की शुद्धता। तो ध्यान रखिए, काफ़ी प्योर था। बीम कड़फिसेस जो था फ्रेंड्स, के सिक्कों पर शिव, भगवान शिव, नदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह शैव धर्म को मानने वाला था। बीम कड़फिसेस किस धर्म को मानने वाला था? तो शैव धर्म का मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था। इसने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला एवं पंजाब पर अधिकार किया था। जैसा कि मैंने बताया मैप में, तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए कनिष्क के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। यह कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक हुआ था। यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर पेशावर व मथुरा, जैसा कि मैंने ऊपर मैप में ही दिखा दिया था। कनिष्क ने फ्रेंड्स 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। इसकी राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक की तिथि है। शक संवत जो है फ्रेंड्स, नोट में मैंने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अपने कैलेंडर में भारत सरकार जो है इसी का इस्तेमाल किया करती है, शक संवत का। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना ईस्वी चल रहा है उतना, जितना ईस्वी अभी चल रहा है उतना मान लीजिए, और उसके बाद 78 मतलब कि 78 ईस्वी और जोड़ दीजिए तो शक संवत आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि 2023 चल रहा है अभी वर्तमान में, तो इसमें 78 ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो आएगा वो अभी का ही समय होगा, और वह होगा शक संवत। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकरप में एक नगर की स्थापना की। तक्षशिला के सिरकरप में एक नगर की स्थापना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, इसीलिए मैंने इसे, आप लोग देख सकते हैं, पीला कलर में थोड़ा डार्क किया हुआ है। उसके अलावा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कनिष्क ने पेशावर के नज़दीक एक संघाराम विहार निर्मित करवाया था। एक फ्रेंड्स इसने एक क्या बोलते हैं उसको, मीनार भी बनवाया था, काफ़ी ऊंचा मीनार भी बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और उस मीनार की जो छत थी फ्रेंड्स, उसको लोहे से ढलवाया था, और उसी के कुछ दूरी पर संघाराम बिहार को बनवाया था। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि बौद्ध मतावलंबी था, बौद्ध धर्म का काफ़ी संपोषण किया था, यानी उसको पोषित किया था, और उसको संरक्षण भी दिए हुए था। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन में ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कनिष्क के राज्यसभा में अनेक विद्वान थे, जैसे कि वसुमित्र, जिनकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति में हुआ क्या था फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगति में एक निर्णय लिया गया था बौद्ध धर्म से संबंधित की उसकी 2 शाखा बढ़ गई, एक हीनयान और महायान। तो महायान जो शाखा थी फ्रेंड्स, वही उसी को संरक्षण यह कौन देने लगा, तो कनिष्क देने लगा। कनिष्क जो था वही महायान शाखा को संरक्षण देने लगा। आइए अब आगे की चीजों की तरफ बढ़ते हैं। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। इसके अलावा इस वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स, मैंने बताया वासुदेव, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा यह वीडियो आज समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल को। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।